रेवरेंड इंसैनिटी और गुरु डाओइस्ट मास्टर। द स्टोरी ऑफ फैंग युआन अर्थात पागल संत। अध्याय 1436 से 1440। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। रिवरेंड पागलपन अध्याय 1436 वापसी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1436 वापसी। पत्थर का कमल द्वीप। जैसे जैसे उसका पूरा शरीर तेजी से पारदर्शी होता गया, स्पेक्ट्रल सोल की इच्छा की आवाज कर्कश होने लगी। फैंग युआन मदद करना और इसकी भरपाई करना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया। मुझे गायब हो जाने दो, मैं स्पेक्ट्रल सोल की इच्छा हूँ। मेरे मुख्य शरीर को हेवनली कोर्ट द्वारा दबाया जा रहा है। मुझे देर सबेर हेवनली कोर्ट द्वारा ढूंढ लिया जाएगा। जहां तक विभाजित आत्माओं की बात है, तो थोड़े समय के भीतर उनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्थर का कमल द्वीप अब नहीं रहा, मेरा मिशन भी समाप्त हो गया है। अब जबकि मेरे पास अभी भी कुछ ताकत बची है, मैं आपके लिए समय की गति बढ़ा दूं और एक आखिरी योगदान दे दूं। हेनरी फैंग चुप था, धीरे से सिर हिलाने से पहले, ठीक है। सहमत होने के बाद उन्होंने सेल्फ क्लींजिंग अमर फू फॉर्मेशन निकाला। कुछ ही समय बाद बाइनिंग विंग और बाकी लोग अमर संरचना में प्रवेश कर गए। अमर गु संरचना ने गगनभेदी गड़गड़ाहट की आवाजें निकालते हुए काम करना शुरू कर दिया। जब पत्थर के कमल द्वीप ने अपनी अंतिम कमजोर चमक छोड़ी तो स्पेक्ट्रल सोल की इच्छा मुस्कुराई। भगवान हुआंग शी मर चुके हैं। जब ये खबर प्रसारित की गई तो फैंग जियुगे और हेवनली कोर्ट के 2 रैंक 8 फू इमॉर्टल्स को गहरा झटका लगा। कुछ ही समय बाद फेरी जी वेई द्वारा उन्हें अधिक विस्तृत जानकारी प्रेषित की गई। युआन फैंग ने ऊपरी चरम स्वर्गीय ईगल को खो दिया है, लेकिन वास्तव में एक प्राचीन वर्ष के बंदर पर नियंत्रण पा लिया है। वह लाल कमल की सच्ची विरासत वास्तव में विश्वास से परे है। ये वास्तव में समय की नदी के एक खंड को नियंत्रित कर सकती है। अगर यह पत्थर के कमल द्वीप के लिए नहीं होता, भले ही हेनरी फैंग के पास ताकत हो जो कि प्राचीन वर्ष के बंदर की सुरक्षा के साथ साथ रैंक 8 को टक्कर दे सके, वह भगवान हुआंग शी की जान नहीं ले पाएगा। अभी तीनों अमर पहले ही स्वप्न लोक की रक्षा रेखा को पार कर चुके थे और समय की नदी की सहायक नदी के सामने पहुंच गए थे। स्वप्न लोक, जिसे फैंग युआन ने सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया था, अपने स्वयं के संचलन के कारण एक अंतर दिखाता था, जिससे तीनों अमर बिना किसी ऊर्जा को बर्बाद किए आसानी से गुजर सकते थे। स्वप्न लोक शत्रुओं को कुछ समय के लिए बाधित कर सकते हैं, लेकिन उन पर लंबे समय तक भरोसा नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से तब जब ये स्वप्न लोक पहले से ही स्वर्ग की इच्छा से घुसपैठ कर चुके थे। उनका प्रसार स्पष्ट रूप से स्वर्गीय न्यायालय के पक्ष में होगा। यही कारण था कि फेंग युआन ने पहले भागते समय अंतिम खाई संघर्ष करने के लिए स्वप्न क्षेत्र की रक्षा पंक्ति का उपयोग नहीं किया था। लॉर्ड हुआंग शी की मृत्यु की खबर सुनकर तीनों अमरों के भाव भद्दे हो गए। उनकी मूल योजना के अनुसार लॉर्ड हुआंग शी समय की नदी के अंदर एक चाल चलेंगे, रेड लोट्स की वास्तविक विरासत को नष्ट कर देंगे और फैंग युआन और बाकी को बाहर कर देंगे। फिर 3 अमरों के साथ बाहर वे फैंग युआन और शेष छाया संप्रदाय के सदस्यों को घेर लेंगे और खत्म कर देंगे। लेकिन अब उनके सबसे मजबूत सदस्य लॉर्ड हुआंग शी गिरने वाले पहले व्यक्ति थे। इससे फैंग जियुगे और अन्य की स्थिति अजीब हो गई। क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए या नहीं? यदि वे इंतजार करना जारी रखते हैं, तो क्या फैंग युआन और बाकी लोगों को अंततः उनके सामने आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? तीनों अमर झिझक रहे थे। वे अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि उनके लड़ने से पहले ही उनके मनोबल पर हमला हो जाएगा। प्रतीक्षा जारी रखें। परी जी वेई ने उन्हें नए निर्देश भेजे। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि फैंग युआन के पास जो जानकारी है, उसमें समय की नदी की केवल ये सहायक नदी ही शेष है। भगवान हुआंग शी का बलिदान किया गया था, लेकिन उनके बलिदान ने हमें फैंग युआन और अन्य छाया संप्रदाय के सदस्यों के अंदर और बाहर के बारे में बहुत सारी मूल्यवान जानकारी प्रदान की है।
विशेष रूप से रेड लोट्स की सच्ची विरासत के बारे में हमारा स्वर्गीय न्यायालय अब इसके बारे में पूरी तरह से अंधेरे में नहीं है। युआन फैंग और अन्य लोग रेड लोट्स की असली विरासत में छिपना जारी नहीं रख सकते। उन्हें अंततः बाहर आना ही होगा। फेरी जी वेई का स्वर दृढ़ था, जिससे फैंग जियुगे और दो अमरों की लड़ाई की भावना बढ़ गई। फेरी जी वेई वर्तमान 5 क्षेत्रों के कुछ ज्ञान पथ के महान विशेषज्ञों में से एक थी। उनका निष्कर्ष बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो फिर हम इंतजार करते रहेंगे। धिक्कार है अलौकिक दानव, सभी जीवित प्राणियों के लिए एक विपत्ति। मैं इस बार निश्चित रूप से तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारी त्वचा को फाड़ दूंगा, तुम्हारे टेंडन को खींच लूंगा और तुम्हारी हड्डियों को पीस डालूंगा। वे धूल में बदल जाते हैं। 2 स्वर्गीय कोर्ट फू इमॉर्टल्स क्रोधित थे, जबकि फैंग जियुगी की अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि वह चुपचाप समय की नदी की अशांत सहायक नदी को देख रहा था। हालांकि 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, देखते ही देखते 5-6 दिन बीत गए, लेकिन समय की सहायक नदी में कोई हलचल नहीं दिखी। 10 दिन बीत गए, आधा महीना बीत गया, लेकिन इंतजार कर रहे अमरों को हेनरी फैंग का कोई निशान तक नहीं मिला। हालांकि वे विचलित नहीं हुए। वे या तो वर्तमान या भविष्य के स्वर्गीय कोर्ट फू अमर थे। ऐसे लोगों में धैर्य की कमी कैसे हो सकती है? विशेष रूप से फैंग जियुगे, जिन्होंने कई बार फैंग युआन से युद्ध किया था और उसकी भयानक विकास दर को जानते थे। उन्होंने पहले ही फैंग युआन को दुनिया के लिए एक बड़े खतरे के रूप में चिन्हित कर लिया था। उसने पहले ही मन बना लिया था कि जितनी जल्दी हो सके हेनरी फैंग को खत्म कर दिया जाए, नहीं तो उसे चैन नहीं आएगा। युआन फैंग कहाँ है? क्या वे अभी भी पत्थर के कमल द्वीप पर हैं? मुझे बेचैनी का एहसास क्यों होता है? हालांकि हेवनली कोर्ट में फेरी जी वेई को हैरानी महसूस होने लगी थी। लॉर्ड हुआंगशी के बलिदान के कुछ ही समय बाद उसने फैंग युआन और बाकी लोगों की जानकारी पूरी तरह से खो दी थी। छाया संप्रदाय के सदस्यों ने समय को गति देने के लिए रेड लोट्स की वास्तविक विरासत की शक्ति के साथ साथ स्वयं सफाई करने वाले अमर फू गठन का उपयोग किया था। उन्होंने उन पर खोजी हत्यारे की चाल से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया था। हालांकि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि फैंग युआन और अन्य लोग समय की नदी से भाग गए थे। परीजी वेई को स्पष्ट रूप से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसने फेरीजी वेई का ध्यान आकर्षित किया। बुद्धिपथ फू इमॉर्टल्स केवल बुद्धि के बारे में नहीं थे। बुद्धिपथ साधना ने 3 मुख्य बिंदुओं, विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर जोर दिया। उनमें से भावनाएं भी ज्ञानपथ फू इमॉर्टल्स की विशिष्ट विधियां थीं। इस प्रकार फेरीजी वेई के दिल में बेचैनी कहीं से भी प्रकट नहीं हुई थी। यह एक पूर्वाभास था। सबसे खराब स्थिति में फैंग युआन पहले ही समय की नदी से बच चुका है, लेकिन फैंग जियुगे और समूह ने पहले ही प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था। तो वह भागने में कैसे सफल हुआ? क्या उसने रेड लोट्स की वास्तविक विरासत से कुछ अत्यंत शक्तिशाली छिपाव विधि प्राप्त की? या क्या उसने समय की नदी की किसी अन्य सहायक नदी का उपयोग किया? परीजी वेई के मन में अचानक प्रेरणा की चमक आ गई। टाइम नदी की 2 सहायक नदियां जिन तक हेनरी फैंग की पहुंच थी, पहले ही उजागर हो चुकी थी। ये जानकारी निश्चित थी क्योंकि इसका स्रोत स्पेक्ट्रल सोल का मुख्य निकाय था। स्पेक्ट्रल सोल के मुख्य शरीर को ड्यूक लॉन्ग द्वारा दबा दिया गया था। हेवनली कोर्ट ने स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं दिया और उस पर आत्मा की खोज की। हालांकि स्पेक्ट्रल सोल आत्मा पथ का चरम विशेषज्ञ था। भले ही उसकी आत्मा का एक छोटा सा अंश ही शेष था, फिर भी सामान्य तरीकों से उसकी आत्मा की खोज आसानी से कैसे की जा सकती थी। हेवनली कोर्ट ने जानकारी निकालने के अपने सभी साधन समाप्त कर दिए थे, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल का मुख्य निकाय अभी भी जिद्दी रूप से संघर्ष कर रहा था और इस तरह उन्हें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। यदि हेनरी फैंग ने समय की नदी की इस सहायक नदी का उपयोग नहीं किया, तो उसने कौन सा निकास चुना? टाइम नदी की सहायक नदियां निकास द्वार थीं। फैंग जियू जी और समूह अंतिम निकास को अवरुद्ध कर रहे थे। भले ही हेनरी फैंग ने इसकी जांच न की हो, उन्हें पहले से ही इस स्थिति की उम्मीद थी और उन्होंने समय की नदी की एक अन्य सहायक नदी के माध्यम से चार्ज करने का जोखिम उठाया होगा।
क्योंकि पर्याप्त रूप से तैयार स्वर्गीय न्यायालय बलों के साथ लड़ने के बजाय अन्य अनजान ताकतों को तोड़ना बेहतर हो सकता है। और पश्चिमी रेगिस्तान में कुल मिलाकर 3 ताकतें हैं जिनका समय की नदी की एक सहायक नदी पर नियंत्रण है। पहला तियान कबीला है। ये कबीला मुख्य रूप से लकड़ी पथ और पृथ्वी पथ की खेती करता है और मुख्य रूप से अपने अमर एपर्चर प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ तक कि अन्य 4 क्षेत्रों में भी अच्छी प्रतिष्ठा है। वर्तमान पश्चिमी डेजर्ट गू इमोर्टल दुनिया में ये सबसे ठोस नींव वाले महाशक्तियों में से एक है। दूसरा गोन कबीला है। गोन कबीले गू इमोर्टल्स लंबी दूरी की लड़ाई के तरीकों में कुशल हैं, विशेष रूप से उनकी शाप संबंधी हत्यारी चालें, जो अदृश्य हैं और एक विशाल सीमा से अलग होने पर भी चुपचाप अपने दुश्मन की जान ले सकती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध अमर हत्यारी चाल, धनुष छायाकप, ने पूरे पश्चिमी रेगिस्तान के गू अमर दुनिया को आतंकित कर दिया था। उन्हें केवल लक्ष्य की छाया का एक निशान चाहिए, जिसके बाद वे हत्यारे की चाल को सक्रिय कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को मार सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों न हों दूरी। तीसरा तान कबीला है। तान कबीला एक घटता हुआ कबीला है। इसकी ताकत पश्चिमी रेगिस्तान की महाशक्तियों के बीच मध्य निचले स्तर पर है, लेकिन उनके पास अभी भी एक अमर गू हाउस है और टाइम नदी की एक सहायक नदी पर उनका नियंत्रण है, जो उनके मुख्यालय के ठीक बगल में है। उनकी शक्तिशाली रक्षात्मक ताकत के साथ अन्य ताकतें इसे आसानी से जब्त नहीं कर सकती हैं। अगर युआन फैंग को जबरन हमला करना पड़ा तो वह कौन सा कबीला चुनेगा? अगर मैं इस पर विचार करूं, तो 3 कुलों से कोई हलचल न होने के बावजूद युआन फैंग अभी भी समय की नदी में हो सकता है। परी जी वेई गहरे चिंतन में थी। वह पश्चिमी रेगिस्तान की गू इमोर्टल दुनिया की स्थिति से गहराई से वाकिफ थी। हेवनली कोर्ट की सूचना एकत्र करने की शक्ति इससे स्पष्ट थी। तान कबीला एक अमर हत्यारे की चाल के अवशेष क्रमिक रूप से फैंग युआन और बाकी लोगों पर संघनित हो गए। ये कदम हमें 3 महीने का समय प्रदान करेगा। यह न केवल फू इमोर्टल्स की कटौती से बचाव कर सकता है, बल्कि यह स्वर्ग की इच्छा का ध्यान भी हटा सकता है। हेनरी फैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जो थोड़ी देर के लिए खुशी से चमक उठी। फैंग युआन के अलावा बाय निंगबिंग, हेई लू लैन, यंग वुशी, ब्लैक टाइग्रेस और फेरी मियाओ यिन भी थे। कोई भी गायब नहीं था। फेरी जी वेई का अनुमान केवल आधा सही था। हेनरी फैंग की वास्तव में हेवनली कोर्ट की सेनाओं के साथ एक हताश लड़ाई में शामिल होने की कोई योजना नहीं थी और उसने समय की नदी की उस सहायक नदी को छोड़ दिया था। लेकिन फैंग युआन का समूह 10 दिन पहले ही समय की नदी को छोड़कर पश्चिमी रेगिस्तान में लौट आया था। चलो चलें, ये पश्चिमी रेगिस्तान छोड़ने का समय है। फैंग युआन आगे बढ़े जबकि अन्य अमर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वे जमीन के काफी नीचे थे। समूह सतह पर पहुंचने तक आगे बढ़ता रहा। 2 वेस्टर्न डेजर्ट फू इमोर्टल्स पहले से ही प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे। तांग फैंग मिंग तांग लैंग के छाया संप्रदाय के नेता को सम्मान देता है। दोनों फू इमोर्टल्स युवा दिख रहे थे और फैंग युआन को देखने के बाद वे सुरुचिपूर्ण ढंग से झुक गए। फैंग युआन हंसे, मैंने तुम दोनों को परेशान किया है। ये अमर गू हैं जो मैंने तुम्हारे सम्मानित कबीले से उधार लिए थे। हेनरी फैंग ने अपना हाथ लहराया। कई अमर फू धीरे धीरे तांग फैंग मिंग के हाथ में उड़ गए। टैंग फैंग मिंग ने सावधानी पूर्वक जांच की और यह निर्धारित करने के बाद कि अमर फू को कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने सावधानी पूर्वक उन्हें अपने अमर छिद्र में संग्रहित किया। उन्होंने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, कृपया मेरे कार्यों को क्षमा करें। मैंने इन गू को व्यक्तिगत रूप से कबीले से उधार लिया था। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे पास अधिक सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फैंग युआन मुस्कुराया। टैंग फैंग मिंग के शब्दों का गहरा अर्थ था। आखिरकार तांग कबीला एक धार्मिक पथ बल था, लेकिन राक्षसी पथ के छाया संप्रदाय के साथ सहयोग कर रहा था। अगर यह उजागर हुआ तो उनकी निंदा की जाएगी और भारी परेशानी होगी। लेकिन गुट किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। लाभ ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसका हर कोई पीछा करता था। तांग कबीला कमजोर था, उन पर बाहरी दबाव बहुत ज्यादा था।
इस तरह के माहौल ने लगभग सभी तांग कबीले फू इमोर्टल्स में बाहर जाने, जोखिम लेने, कठिनाइयों को सहन करने और धैर्यपूर्वक सहन करने की भावना पैदा कर दी। तांग कबीले की भव्य रणनीति स्वप्न पथ विकसित करने की थी। फेंग युआन के 500 वर्षों के पहले जीवन में तांग कबीला स्वप्न लोक का शोषण करके शीर्ष पर पहुंच गया था। 5 क्षेत्रों के अराजक युद्ध के दौरान उन्होंने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की, उनकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ी और एक ही छलांग में पश्चिमी रेगिस्तान की नंबर 1 धर्मीपथ शक्ति बन गई। इस प्रकार फेंग युआन ने टैंग कबीले से संपर्क किया था। तांग कबीले द्वारा समय की नदी की अपनी सहायक नदी को खोलने के बदले में छाया संप्रदाय के अनुसंधान परिणामों को स्वप्न पथ में उपयोग करने के लिए, ताकि उसके लिए एक अंतिम वापसी पथ हो। इसके अलावा वह भविष्य में तांग कबीले के साथ सहयोग करने, संयुक्त रूप से स्वप्न क्षेत्र पर शोध करने के इच्छुक थे और गट्स गू के उत्पादन के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी प्राप्त की। इस तरह के भारी लाभ ने सभी तांग कबीले के लोगों को प्रभावित किया। गट्स गू का समर्थन, फेंग युआन के सपने को सुलझाना और यंग वू शी की मुख्य आत्मा को सपने में लाना, ये सभी तांग कबीले के गू इमोर्टल्स द्वारा बहुत वांछित थे। स्वाभाविक रूप से बाद वाले 2 को तांग कबीले के लिए प्राप्त करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। रिवरेंड इंसानिटी अध्याय 1437। यह आदमी स्वर्ग के विरुद्ध जा रहा है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1437। यह आदमी स्वर्ग के विरुद्ध जा रहा है। पश्चिमी रेगिस्तान। धधकती धूप सभी जीवन रूपों पर चमक उठी। नीला आकाश बादल रहित था, सुनहरे रेगिस्तान से विकृत गर्म हवा ऊपर उठ रही थी। विदाई। खांग युआन के समूह ने 2 तांग कबीले गू इमोर्टल्स को विदाई दी। छाया संप्रदाय मित्रों, कृपया ध्यान रखें। टैंग लैन के मुस्कुराए। वह रैंक 7 टाइम पथ गू इमोर्टल थी और समय की नदी की सहायक नदी की प्रभारी थी। वह मुख्य व्यक्ति थी जिसने फेंग युआन को तांग कबीले की समय नदी की सहायक नदी से बाहर आने में मदद की। फेंग युआन मुस्कुराया, आप पहले ही 10,000 ली के लिए हमारे साथ आ चुके हैं, अब हमें विदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टैंग लैन के की मुस्कान और भी उज्जवल हो गई, लेकिन वह अंदर ही अंदर फूट फूट कर हंस रही थी। फेंग युआन के साथ उनका सहयोग केवल गट्स गू व्यापार के बारे में नहीं था, बल्कि शैडो सेक्ट के स्वप्न पथ में विभिन्न शोध लाभ भी था। लेकिन जब से फेंग युआन पश्चिमी रेगिस्तान में लौटे, उन्होंने इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया हो। हालांकि दोनों पक्षों ने एक गठबंधन समझौता किया था और इसके द्वारा नियंत्रित थे, फिर भी उन्हें वास्तव में सहयोग करना बाकी था। यहाँ तक कि तांग कबीले को भी कुछ चिंता महसूस होने लगी थी। तांग फेंग मिंग, जो पूरे समय चुप रहे थे, अचानक बोले, सीधे पूछा, छाया संप्रदाय के नेता और दोस्तों, मुझे आश्चर्य है कि हम अब से कैसे सहयोग करेंगे। फेंग युआन ने तांग फेंग मिंग की ओर देखा। उसकी आंखों के सामने एक प्रशंसात्मक अभिव्यक्ति चमक रही थी। मुझे थिविंग हेवन के सपनों के दायरे में बहुत दिलचस्पी है, हम इसमें अपना सहयोग गहरा कर सकते हैं। लेकिन अभी हेवनली कोर्ट के 8 रैंक के फू इमोर्टल्स द्वारा हमारा पीछा किया जा रहा है। ये सहयोग करने का अच्छा समय नहीं है। हम केवल भविष्य में इसके लिए तत्पर रह सकते हैं। निश्चिंत रहें, हमने एक गठबंधन समझौता किया है ना? बेशक, यदि आपका कबीला वास्तव में आग्रह करता है, हम यहाँ रह सकते हैं। बात बस इतनी है कि हमारे शिविर अलग अलग हैं और हेवनली कोर्ट के पीछा करने से हम पर भारी दबाव है। टैंग फेंग मिंग और टैंग लैन के ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को एक दूसरे की आंखों में कड़वाहट दिख रही थी। फेंग युआन के शब्दों का मतलब था कि यदि वे सहयोग करना चाहते हैं और स्वप्न पथ अनुसंधान लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें स्वर्गीय न्यायालय की पीछा करने वाली ताकतों का विरोध करने में मदद करनी होगी। इसके अलावा, जब तांग कबीले के राक्षसी मार्ग से मिलीभगत का मामला उजागर होगा, तो उन्हें अपने धर्ममार्गी प्रतिष्ठा के पतन का परिणाम भुगतना होगा। तांग कबीला इस परिणाम को सहन नहीं कर सका। वे कड़ा रुख भी नहीं अपना सकते थे, क्योंकि फेंग युआन पर्याप्त रूप से मजबूत था, जैसे कि उसे तांग कबीले का कोई डर नहीं था, जिसके पास इमोर्टल गू हाउस था।
तब मैं केवल आपकी सुरक्षित यात्रा की कामना कर सकता हूँ। तान फैंग मिंग थोड़ा झुक गया। ठीक है, विदाई। हेनरी फैंग ने उदासीन भाव से सिर हिलाया, जबकि अन्य अमर उसके पीछे चल रहे थे। टैंग फैंग मिंग और टैंग लैन के रेत के टीले पर खड़े थे। फैंग युआन और बाकी लोगों को तब तक जाते हुए देख रहे थे जब तक कि वे क्षितिज में काले बिंदुओं में बदल नहीं गए। लिटिल मिंग, आप उन्हें इस तरह जाने दे रहे हैं? टैंग लैन के ने भौहें चढ़ा दी। टैंग फैंग मिंग ने टैंग लैन के की ओर शांति से देखा। मैं उन्हें जाने नहीं दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा टैंग कबीला उन्हें रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। टैंग लैन के आह भरने से पहले काफी देर तक चुप रहे। मैं इस बारे में असहज हूँ। मुझे नहीं पता कि यह गठबंधन हमारे कबीले के लिए फायदेमंद है या हानिकारक। तान फैंग मिंग, मैं केवल इतना जानता हूँ कि सभी चीजों के फायदे और नुकसान हैं। अक्सर जोखिम जितना अधिक होगा, मुनाफा उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा शैडो सेक्ट के साथ सहयोग करने के निर्णय पर कई सर्वोच्च बुजुर्गों ने सहमति व्यक्त की थी। तांग लैन के ने तुरंत गंभीर अभिव्यक्ति दिखाए। इसका कबीले से कोई संबंध नहीं है, केवल आपने और मैंने छाया संप्रदाय से संपर्क किया था। यदि कोई दुर्घटना होती है तो केवल हम ही जिम्मेदारी उठाएंगे। टैंग फैंग मिंग हंसे, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी आंखें घुमा रहे थे। टैंग कबीले ने अपनी धर्मी पथ की पहचान बनाए रखने के लिए उसे और टैंग लैनके को बलि का बकरा बनाकर बाहर फेंक दिया। यदि भविष्य में यह बात उजागर हुई तो वे कुल के अपमान को छिपाने का साधन बनेंगे। यह एक धर्मी मार्ग की चाल थी और तांग फैंग मिंग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। फैंग युआन किस तरह का व्यक्ति है, उसने तांग कबीले की चाल को बहुत पहले ही समझ लिया था। समय नदी की सहायक नदी कबीले के मुख्यालय के पास है और वे 10 दिनों तक रुके थे, लेकिन पहले सर्वोच्च बुजुर्ग भी नहीं आए। ऐसे सहयोग में ईमानदारी कैसे हो सकती है? चूंकि हम सहयोग कर रहे हैं, हमें ये तय करना चाहिए कि हम इतना झिझक कर कुछ भी कैसे हासिल कर सकते हैं। टैंग फैंग मिंग मन ही मन सोच रहा था जब टैंग लैन के ने पूछा, आप फैंग युआन के बारे में क्या सोचते हैं? उसने कहा कि हेवनली कोर्ट के 8 रैंक के कई फू इमोर्टल्स उसका पीछा कर रहे थे। हो सकता है वह अतिशयोक्ति कर रहा है। टैंग फैंग मिंग को पता था कि टैंग लैन के सवाल का गहरा अर्थ है, उनका सबसे अच्छा विकल्प चुप रहना होगा। यदि वह फैंग युआन के बारे में बुरी बातें कहता है तो टैंग लैन के कबीले को रिपोर्ट करेगी कि टैंग फैंग मिंग छाया संप्रदाय के प्रति बुरी भावनाओं से भरा हुआ था और उन्हें दुखी कर रहा था। वह इसका उपयोग इस मामले की जिम्मेदारी उस पर थोपने के लिए कर सकती थी। अगर उसने फैंग युआन के बारे में अच्छे शब्द कहे तो टैंग लैन के ये सबूत इकट्ठा करेगा। यदि भविष्य में मामला उजागर हुआ तो तांग कबीला अपनी रक्षा के लिए उनका बलिदान कर देगा। टैंग लैन के तब ये कहने के लिए सबूत पेश कर सकती थी कि उसे कबीले के एक निश्चित फू इमोर्टल ने फुसलाया था और उसकी सजा को हल्का कर सकती थी। तांग फैंग मिंग मूर्ख नहीं था। जब वह कबीले में लौटा था तो उसे इसकी आदत नहीं रही होगी, परंतु अब वह धर्म मार्ग की युक्तियों में विशेषज्ञ था। हालांकि इस समय जब टैंग फैंग मिंग ने क्षितिज में धीरे धीरे गायब हो रही फैंग युआन की आकृति को देखा तो उसे एक जटिल अनुभूति हुई। उन्होंने आह भरी और स्पष्ट रूप से अपने अंतरतम विचारों को कहा, हालांकि मैंने युद्ध में उनकी महिमा नहीं देखी है, संपर्क के इन कई दिनों के दौरान मुझे यकीन है कि उनकी प्रतिष्ठा झूठी नहीं है। फैंग युआन इस पीढ़ी की एक किंवदंती है। उनका सुरुचिपूर्ण आचरण और भव्य महत्वाकांक्षा लोगों को प्रशंसा से भर देती है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग के खिलाफ जा रहा है। बस इसके आधार पर हम उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। टैंग लैन के की आंखों में खुशी की झलक चमक उठी। वह टैंग फैंग मिंग की बातें सुनकर चुप हो गई। रास्ते में उड़ते हुए फैंग युआन भी टैंग फैंग मिंग के बारे में सोच रहा था। अपनी 500 वर्षों की यादों में ये तांग फैंग मिंग पश्चिमी रेगिस्तान की एक महान हस्ती थी। उनकी स्थिति उस समय के उत्तरी मैदान के माहोन यून के लगभग बराबर थी। जब टैंग फैंग मिंग छोटा था तो उसके पद से उसका दर्जा छीन लिया गया था और टैंग कबीले के फू मास्टर के उच्च अधिकारियों ने उसे निर्दयतापूर्वक त्याग दिया था।
वह और उसकी बहन तांग मियाओ बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए एक आवारा जीवन जीते थे। लेकिन एक आकस्मिक मुठभेड़ के कारण वो फू अमर स्तर तक पहुंच गया, जबकि उसकी बहन तांग मियाओ रैंक 5 शिखर चरण फू मास्टर बन गई। गु इम्मोर्टल को भर्ती करने के लिए तांग कबीले के कई सर्वोच्च बुजुर्गों ने तांग फैंग मिंग की वापसी के बदले में कबीले के गु मास्टर उच्च पदस्थों की बलि दे दी। बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि तांग कबीले के सर्वोच्च बुजुर्गों ने एक बुद्धिमान निर्णय लिया। तांग फैंग मिंग के कबीले में लौटने के बाद उसने न केवल अपनी बहन को फू इम्मोर्टल बनने में मदद की, बल्कि उसने सक्रिय रूप से थिविंग हेवन के सपनों के दायरे का भी पता लगाया। उनमें स्वप्नलोक की खोज में असाधारण प्रतिभा और योग्यता थी। उन्होंने पूरे तांग कबीले के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान देते हुए स्वप्न पथ फू वर्म्स बनाना शुरू कर दिया। 5 क्षेत्रों के अराजक युद्ध के दौरान स्वप्न लोक हर जगह प्रकट हुए। स्वप्न पथ फला फूला और तांग कबीले ने पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे मजबूत महाशक्ति बनने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। ये शक्तिशाली और शक्तिशाली था, यहाँ तक कि 5 क्षेत्रों में भी यह एक चरम स्तर की महाशक्ति थी। जैसे ही टैंग कबीले की प्रतिष्ठा पश्चिमी रेगिस्तान में फैली, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने पश्चिमी रेगिस्तान की फू अमर दुनिया को तांग कबीले के युग में कहना शुरू कर दिया। और तांग कबीले में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली और करिश्माई किंवदंती फू इम्मोर्टल थी, जिसने स्वप्न पथ तांग फैंग मिंग की खेती की ओर रुख किया। वर्तमान में मा होंग यून पहले ही मेरे हाथों मर चुका है, लेकिन आने वाले सहयोग के साथ तांग फैंग मिंग और भी तेजी से बढ़ेगा। दोनों के बीच तुलना और विरोधाभास वास्तव में काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन भाग्य द्वारा निर्धारित सच्चे मार्ग के अनुसार मा होंग यून को मरना ही था। ये सोचते ही हेनरी फैंग की आंखों में एक अंधेरी रोशनी चमक उठी। पत्थर के कमल द्वीप पर हेनरी फैंग ने जो प्राप्त किया वह न केवल सच्ची विरासत और स्पेक्ट्रल सोल की रैंक 9 का अमर सार था, बल्कि कुछ मूल्यवान जानकारी भी थी जो स्पेक्ट्रल सोल की इच्छा ने रेड लॉर्ड्स की सच्ची विरासत की मदद से प्राप्त की थी। फैंग युआन के पहले जीवन में छाया संप्रदाय स्वर्ग को चुनौती देने में सफल रहा था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनेरेबल पुनर्जीवित हो गया था और स्वर्गीय न्यायालय में घुसपैठ करने में भी सफल रहा था। बाद में महान युग का अवतरण हुआ और 5 क्षेत्रों में अराजक युद्ध शुरू हो गया। छाया संप्रदाय का प्रभाव 5 क्षेत्रों और 2 स्वर्गों तक फैल गया था और अंधेरे में हर चीज में हेरफेर कर रहा था। मा होंग यून को बचाने के लिए छाया संप्रदाय ने कई बार हस्तक्षेप किया था, इससे पहले कि वह अंततः स्वर्गीय न्यायालय का विरोध करने के लिए उत्तरी मैदान गु अमर दुनिया का एक प्रतीकात्मक चरित्र बन गया। और तांग कबीला भी एक था छाया संप्रदाय को गुप्त रूप से समर्थन देने का लक्ष्य। ये सही है। फैंग युआन के पहले जीवन में भी तांग कबीले ने छाया संप्रदाय के साथ सहयोग किया था। टैंग कबीला तांग कबीले का युग बना सका, इसका कारण ये था कि छाया संप्रदाय सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली कोर्ट के खिलाफ लड़ने के लिए पर्दे के पीछे से इसका समर्थन कर रहा था। फैंग युआन ने मुख्य रूप से इसी वजह से टैंग कबीले के साथ सहयोग करना चुना। पश्चिमी रेगिस्तान में तांग कबीला एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास समय की नदी की एक सहायक नदी थी, लेकिन अन्य 2 महाशक्तियों की तुलना में तांग कबीले के पास ईमानदार सहयोग के लिए अधिक आधार थे। बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि फैंग युआन की पसंद सफल थी। तांग कबीले की समय की नदी की सहायक नदी उधार लेकर फैंग युआन समय की नदी से भाग निकले और फैंग जियुगे के समूह को मूल स्थान पर वापस छोड़ दिया क्योंकि वे व्यर्थ इंतजार कर रहे थे। लेकिन मेरे पहले जीवन में भले ही शैडो सेक्ट की भव्य योजना सफल हुई और स्पेक्ट्रल सोल पुनर्जीवित हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह आदरणीय का दर्जा हासिल करने में असमर्थ रहा। इसके अलावा शैडो सेक्ट ने अपनी ताकत बरकरार रखी थी, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल ने अभी भी अन्य ताकतों का समर्थन करते हुए अंधेरे में हेवनली कोर्ट से लड़ने का फैसला किया। इससे साबित हुआ कि हेवनली कोर्ट की ताकत उस समय स्पेक्ट्रल सोल के लिए भी आमने सामने मुकाबला करना मुश्किल था। इस जीवन में स्पेक्ट्रल सोल की भव्य योजना मेरी वजह से विफल हो गई। स्पेक्ट्रल सोल के मुख्य शरीर पर भी कब्जा कर लिया गया था। शैडो सेक्ट खराब स्थिति में है और केवल हम ही बचे हैं।
ये स्थिति मेरे पहले जीवन की तुलना में कई गुना बदतर है। अब मुझे भी स्पेक्ट्रल सोल की रणनीति का पालन करना पड़ सकता है। हेवनली कोर्ट के लिए परेशानी पैदा करने के लिए तांग कबीले जैसी कई ताकतों का समर्थन करते हुए छिपना होगा। लेकिन मैं भाग्य गु के खिलाफ क्या करूं? इस मुद्दे पर हेनरी फैंग की भौहें अपरिहार्य रूप से तन गईं। अपने पहले जीवन में गु का भाग्य सफलतापूर्वक बहाल नहीं हुआ था, क्योंकि ज़ोंबी एलायंस अभी भी अस्तित्व में था और स्पेक्ट्रल सोल, जिसकी मृत्यु बहुत पहले होनी तय थी, पुनर्जीवित हो गया था। न केवल वह पुनर्जीवित हुआ, बल्कि वह हेवनली कोर्ट से छिप गया। उसने गुप्त रूप से अनगिनत योजनाएं बनाई और गु के भाग्य को बहाल करने में हेवनली कोर्ट को बाधित किया। लेकिन अब यह अलग था। हेनरी फैंग के सामने स्थिति बहुत खराब थी। स्पेक्ट्रल सोल के मुख्य निकाय पर कब्जा कर लिया गया था और ज़ोंबी एलायंस चला गया था। कई भाग्य विरोधी अस्तित्व पहले ही समाप्त हो गए थे, जिससे भाग्य फू की बहाली बहुत आसान हो गई थी। फेट इम्मोर्टल गु जल्लाद का ब्लेड था जो फैंग युआन के सिर के ऊपर लटका हुआ था। स्पेक्ट्रल सोल की वसीयत ने फैंग युआन को अमर फू के भाग्य से सावधान रहने की गहराई से याद दिला दी थी। अगर इसे वास्तव में पूरी तरह से बहाल किया गया तो परिणाम विनाशकारी होगा। हेनरी फैंग ने इस चेतावनी को दृढ़ता से अपने दिमाग में अंकित कर लिया था, लेकिन वह अमर फू के भाग्य को नष्ट करने के तरीकों की कल्पना या विचार नहीं कर सका। अगर वह जीत नहीं सका तो क्या वह आत्मसमर्पण कर सकता है? जहां तक छाया संप्रदाय का सवाल है तो उनके पास यह विकल्प ही नहीं था, और हेनरी फैंग के लिए तो यह और भी अधिक था। अपने पहले जीवन में मैं लगातार आगे बढ़ रहा था, भटक रहा था, कठिनाइयों को सहन कर रहा था। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही थी। स्वर्ग की इच्छा से मुझे पीड़ा दी गई और दबाया गया। मेरे पास पहले से ही पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। स्वर्ग की इच्छा ने मुझे अपने उपकरण के रूप में चुना, लेकिन जब मैंने संप्रभु अमर भ्रूण को नष्ट नहीं किया और इसे खुद पर इस्तेमाल किया, तो मैं स्वर्ग के खिलाफ जाने के रास्ते पर चला गया। कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। ये सोचते हुए हेनरी फैंग ने आकाश की ओर देखा। असीम स्वर्ग और स्वर्ग की विशाल इच्छा, उनकी तुलना में वह कितना तुच्छ था। स्वर्ग के विरुद्ध जा रहे हैं। दिलचस्प। हेनरी फैंग चुपचाप मुस्कुराए। रिवरेंड पागलपन अध्याय 1438। स्वर्गीय न्यायालय ने 5 क्षेत्रों को झटका दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1438। स्वर्गीय न्यायालय ने 5 क्षेत्रों को झटका दिया। मध्य महाद्वीप। स्वर्गीय न्यायालय सफेद जेड से बने हॉल बादलों में भव्य रूप से खड़े थे, जबकि राजसी चांदी का आकाश उज्जवल और भव्य रूप से चमक रहा था। इन हॉलों के बीच एक काला हॉल था जो बहुत ही ध्यान देने योग्य था। दरवाजे की पट्टिका पर 3 बड़े शब्द खुदे हुए थे, सोल सेपरेशन हॉल। इस हॉल से निकलने वाली आभा ने इसकी असाधारणता को उजागर किया। निस्संदेह यह 8वीं श्रेणी का अमर गु हाउस था। इस हॉल के केंद्र में 5 विशाल स्तंभ थे। एक विशाल जाल बनाने के लिए बैंगनी सोने की जंजीरों को लाल रंग के खंभों के चारों ओर जोड़ा गया था, और एक बची हुई आत्मा को इस विशाल जाल के केंद्र में जकड़ दिया गया था। यह स्पेक्ट्रल सोल का मुख्य निकाय था। परी जी वेई 5 स्तंभों के किनारे पर भावशून्यता से खड़ी थी। स्पेक्ट्रल सोल डैमन आदरणीय, जब आप जीवित थे तो आप रैंक 9 आदरणीय थे। आपने अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया और स्वर्ग के विरुद्ध अवज्ञा में कार्य किया। आपका वर्तमान परिणाम पूरी तरह से आपके अपने कार्यों का नकारात्मक परिणाम है। क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? उसकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी, जैसे कि बड़े हॉल में गूंज रही हो। इसके विपरीत शेष आत्मा चुप रही। उसने एक घुरघुराहट तक नहीं निकाली। फेरी जी वेई ने आगे कहा, अतीत में आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने और अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अनगिनत प्राणियों का वध करते हुए पूरी दुनिया में उत्पात मचाया था। अब आप एक कैदी बन गए हैं। क्या आप अभी भी पश्चाताप नहीं करेंगे और अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए सभी जीवों की भलाई के लिए प्रयास नहीं करेंगे? बची हुई आत्मा अभी भी चुप थी। फेरी जी वेई ने सोल सेपरेशन हॉल को सक्रिय करते हुए आह भरी। तुरंत गु कीड़े की विशाल आभा लुढ़कते ज्वार की तरह बढ़ गई
और लावा की तरह 5 विशाल स्तंभ प्रकाश और गर्मी बिखेरने लगे। अनगिनत बैंगनी सोने की जंजीरों से बना विशाल जाल बाद में चमकदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी से चमक उठा। स्पेक्ट्रल सोल का मुख्य शरीर कांपने लगा और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका कांपना और अधिक तीव्र होता गया। जब कंपकंपी एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई, तो जानकारी के टुकड़े निकाले गए, जो अनगिनत बैंगनी सोने की जंजीरों के साथ सोल सेपरेशन हॉल में पहुंचे। विशाल स्तंभों की सतह पर छवियां उभरने लगी, जो उस समय के स्पेक्ट्रल सोल के जीवन के कुछ दृश्यों को प्रदर्शित कर रही थी। वहां उनकी साधना, युद्धों में उनकी वीरता, दूसरों के साथ बातचीत आदि के दृश्य थे। संपूर्ण आत्मा की खोज धीरे धीरे रुकने से पहले 15 मिनट तक चली। हालांकि फेरी जी वेई खुश नहीं थी। निकाली गई जानकारी केवल सतही थी और वास्तव में कोई मूल्यवान जानकारी नहीं थी। उसकी नजर गंभीर हो गई और उसने उपहास किया, ओह स्पेक्ट्रल सोल, प्राचीन काल से हमेशा विजेता ही रहे हैं जो सब कुछ जीत लेते हैं। ऐसा करने का क्या मतलब है? आपको पहले से ही कोई उम्मीद नहीं है? क्या आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई स्वर्गीय न्यायालय पर हमला करेगा और आपको बचाएगा? हे, ये प्रतिरोध करके आप क्या हासिल कर सकते हैं? आपका परिणाम निर्धारित है और इसे बदला नहीं जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। स्पेक्ट्रल सोल अभी भी चुप था, स्टील या चट्टान के टुकड़े की तरह। परी जी वेई ने फुफकारते हुए कहा, घूमी और चली गई। बूम! सोल सेपरेशन हॉल का बड़ा दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। खाली स्वर्गीय दरबार और खामोश हॉल को देखकर फेरी जी वेई की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इन दिनों में उसके अंदर बेचैनी की भावना और भी तीव्र हो गई थी। और फैंग जियुगे के अंत में उन्हें अभी भी हेनरी फॉन्ट के समूह का कोई निशान नहीं मिला था। इतना ही नहीं, हेवनली कोर्ट ने पश्चिमी रेगिस्तान के संबंध में जो जानकारी जुटाई, उसमें टाइम नदी की किसी सहायक नदी से किसी के बाहर आने की कोई खबर नहीं थी। सब कुछ शांतिपूर्ण था। हालांकि फेरी जी वेई को इस शांति से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। दुर्भाग्य से स्पेक्ट्रल सोल इस स्थिति में गिरने के बाद भी प्रतिरोध कर रहा है। उससे प्राप्त जानकारी फेंग युआन के ट्रैक का पता लगाने में कोई मदद नहीं करती है। आखिरकार वह रैंक 9 के आदरणीय आत्मा पथ के एक चरम महान विशेषज्ञ थे। भले ही यह उनकी आत्मा का एक निशान मात्र है, ये वास्तव में सोल सेपरेशन हॉल की खोज का विरोध करने में सक्षम है। वास्तव में आश्चर्यजनक। अगर यह मेरी शेष आत्मा होती, तो अमर फू हाउस की तो बात ही छोड़ दें, ये 6ठी रैंक के अमर फू का भी विरोध करने में सक्षम नहीं होगी। इसे भूल जाओ। भले ही स्पेक्ट्रल सोल सहयोग नहीं करेगा, सोल सेपरेशन हॉल अभी भी आत्मा की खोज जारी रख सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि प्रगति धीमी है। लेकिन कुछ समय दिए जाने पर एक दिन ऐसा आएगा जब स्पेक्ट्रल सोल से सारी जानकारी निकाल ली जाएगी। अभी के लिए। परी जी वेई ने आसमान की ओर देखा, उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने एक बेहद खूबसूरत मुस्कान दिखाई। ये दुनिया के लिए स्वर्गीय न्यायालय की ताकत को जानने का समय है। स्वर्गीय न्यायालय, जो स्वप्न लोक की लड़ाई के बाद कई महीनों तक चुप रहा था, ने अचानक आश्चर्यजनक रूप से भयानक समाचार प्रकट किया। पूर्व स्पेक्ट्रल सोल दानव आदरणीय को केवल एक अवशेष आत्मा के साथ छोड़ दिया गया था, जिसे हेवनली कोर्ट ने पकड़ लिया था। उसकी स्वर्ग विरोधी योजना को हेवनली कोर्ट के फू इमोर्टल्स द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। जैसे ही यह खबर फैली, पूरी गु इमोर्टल दुनिया में हंगामा मच गया। अनगिनत फू अमर हिल गए। रैंक 9 के आदरणीय अजेय अस्तित्व थे जिन्होंने एक युग पर शासन किया। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि स्वर्गीय न्यायालय 9वें स्थान के सम्मानित व्यक्ति को पकड़ने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये स्पेक्ट्रल सोल दानव आदरणीय था, जिसका स्वभाव सभी में सबसे अधिक हत्यारा था। आदरणीय आत्मा का अवशेष मात्र होने के बावजूद भी ये दुनिया को हिला देने के लिए काफी थी। स्वाभाविक रूप से ऐसी आवाजें थी जिन्होंने इस समाचार की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, लेकिन वे जल्द ही गायब हो गए। हेवनली कोर्ट ने स्वाभाविक रूप से पर्याप्त तैयारी की थी, जिसमें ज़ोंबी एलायंस, शैडो सेक्ट के साथ साथ लितियान माउंटेन की लड़ाई,
सुपर ड्रीम क्षेत्र की लड़ाई आदि तक फैले सभी प्रकार के सबूतों को सूचीबद्ध किया गया था। लोहे से बने साक्ष्यों ने लोगों को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया। एक पल में पूरी दुनिया का ध्यान हेवनली कोर्ट पर केंद्रित हो गया। स्वर्गीय न्यायालय के अतीत के गौरव को अनगिनत फू इमोर्टल्स द्वारा खोदा गया था। ये फू इमोर्टल दुनिया में नंबर 1 ताकत थी, शुरुआत से ही सबसे मजबूत ताकत। इसकी स्थापना आदिम मूल के अमर आदरणीय द्वारा की गई थी, और बाद में कई अमर आदरणीयों को यह विरासत में मिली जो अनगिनत पीढ़ियों तक कायम रहे। यहाँ तक कि जब 3 दानव देवताओं ने इस पर आक्रमण किया, तब भी उन्हें सफलता के बिना वहां से निकलना पड़ा। ये रहस्यमय था, ये शक्तिशाली था, ये बहुत ऊंचा था, यह था। ये स्वर्गीय न्यायालय था। ... उत्तरी मैदान, दीर्घायु स्वर्ग। साउथ डेसोलेशन इमोर्टल एक बीमारी के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका वृद्ध चेहरा उसकी जीवन शक्ति का अंतिम शेष हिस्सा दिखा रहा था। आह, कौन सोच सकता था कि मृत्यु के बाद भव्य स्पेक्ट्रल सोल दानव आदरणीय की प्रतिष्ठा खो जाएगी, वास्तव में स्वर्गीय न्यायालय के हाथों में समाप्त हो जाएगी। साउथ डिसोलेशन इमोर्टल ने गहरी आह भरी। याओ हुआंग, जो बीमार बिस्तर के पास खड़े थे, ने सांत्वना दी, भगवान दक्षिण वीरानी, आपको स्वस्थ होने और आराम करने पर ध्यान देना चाहिए। साउथ डिसोलेशन इमोर्टल ने हंसते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। जो बातें मैंने तुम्हें बताई थी, उन्हें याद रखो, मेरी मृत्यु के बाद तुम साउथ डिसोलेशन का स्थान ले लोगे। हाँ प्रभु। साउथ डेसोलेशन इमोर्टल ने कुछ चिंता व्यक्त की। समय बदल रहा है, 5 क्षेत्र एक अभूतपूर्व स्थिति में आ रहे हैं। मैंने समय की बढ़ती लहरों को पहले ही महसूस कर लिया है, और यह कोई सामान्य लहर नहीं है, यह एक सुनामी है जो सम्मानित लोगों के युग से भी आगे निकल जाती है। यहाँ तक कि अगर हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो मेरा दीर्घायु स्वर्ग भी इस सुनामी द्वारा निगल लिया जाएगा। स्वर्गीय न्यायालय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सावधान रहें। भगवान, इस कनिष्ठ ने आपके शब्दों को दृढ़ता पूर्वक मन में अंकित कर लिया है। ... दक्षिणी सीमा, शव सम्राट यू डिंगतियान। यह अत्यंत विचित्र पर्वत शिखर था। प्राचीन समय में 8वीं रैंक का दक्षिणी बॉर्डर फू इमोर्टल एक अमर ज़ोंबी में बदल गया, और इस चोटी पर सुपर बलों के मित्र देशों के हमलों के खिलाफ लड़ा, और अंत में यही मर गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस रैंक 8 अमर ज़ोंबी की क्षत विक्षत लाश पर नदी से प्राकृतिक सार के पोषण के साथ साथ नदी में जलीय पौधों की जड़ें भी हो गईं। ये जगह एक लाश पहाड़ में बदल गई। सम्राट यू डिंगतियान की लाश कई 100 मीटर तक ऊंची थी। ये लाल ड्रैगन नदी और पीली ड्रैगन नदी के चौराहे पर भांवर के करीब थी, जहां प्राकृतिक सार बेहद सघन था, और इस तरह इसकी संसाधन उत्पादकता बहुत बड़ी थी, और यह अपने आप में रणनीतिक महत्व का स्थान था। अभी वू योंग लाश सम्राट यू डिंगतियान के शिखर पर खड़ा था, लाल ड्रैगन नदी और पीली ड्रैगन नदी के चौराहे पर विशाल भांवर को देख रहा था। उसके पीछे वू कबीले का गु इमोर्टल वू जेन था। वू जेन ने वू योंग की पीठ की ओर देखा, अपने दिल में प्रशंसा को बिल्कुल भी नहीं छुपाया। ये लाश सम्राट यू डिंगतियान मूल रूप से वू कबीले की थी, लेकिन कुछ समय पहले इसे याओ कबीले ने जब्त कर लिया था। स्वप्न लोक की लड़ाई के बाद वू योंग ने क्लियर जेड ड्रिपिंग विंटनी बैम्बू बिल्डिंग बनाई थी, और दक्षिणी सीमा के धर्मीपथ के विशेषज्ञों को चकित करते हुए अपनी शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा सफलतापूर्वक बातचीत करने और स्वर्गीय न्यायालय से खोए हुए अमर गु को वापस पाने के बाद उन्होंने उन्हें उनके संबंधित धर्मी पथ वाले कुलों में वापस कर दिया था। परिणाम स्वरूप वू योंग की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी, और हालांकि वो कबीले को गंभीर नुकसान हुआ था, इससे उनकी गिरती स्थिति दूर हो गई और दक्षिणी सीमा में नंबर 1 पर उनका सिंहासन स्थिर हो गया। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में गाजर, वू योंग को हर तरह से लाभ हुआ। उसने खोए हुए क्षेत्रों को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया, जिससे कई धर्मी सेनाएं बिना ज्यादा लड़ाई के पीछे हट गईं। अब वू कबीले में कई लोग वू योंग की तुलना वू डूक्शियू से कर रहे थे। वू कबीले का मनोबल बढ़ गया, और उन्हें विश्वास था कि वू योंग निश्चित रूप से वू कबीले की महिमा को कायम रखेगा। वू जेन, यह शिव सम्राट यू डिंगतियान एक रणनीतिक स्थान है।
सभी कुलजनों के बीच मैं इसे आपको सौंपते हुए निश्चिंत हो सकता हूँ। वू योंग ने बिना पीछे देखे कहा। हाँ, मैं प्रथम सर्वोच्च बुजुर्ग को निराश नहीं करूंगा। वू जेन का स्वर थोड़ा कांप रहा था। भगवान, वह आगे बढ़ने से पहले रुका। लाश सम्राट यू डिंग तियान हमारा अंतिम खोया हुआ क्षेत्र है, क्या अब हम पलटवार करेंगे? वू योंग ने भौहें चढ़ा दी। वह हमेशा से जवाबी हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन हेवनली कोर्ट द्वारा स्पेक्ट्रल सोल पर कब्जा करने की खबर के बाद वू योंग ने इस योजना को छोड़ने का फैसला किया। इस बार वू कबीले ने कई फू इमॉर्टल्स को खो दिया। चूंकि हमने पहले ही सभी खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया है, हमारी जनशक्ति, जो पहले से ही हमारे विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित करने में मुश्किल से सक्षम थी, के लिए अब एक और भी बड़ा मुद्दा है। ये फू इमॉर्टल्स बनने के लिए अगली पीढ़ी के कुलों को पुनः प्राप्त करने और विकसित करने का समय है। हाँ, मैं पहले सर्वोच्च बुजुर्ग के फैसले का पालन करूंगा, वू जेन ने सम्मानपूर्वक कहा। वर्तमान वू योंग की प्रतिष्ठा बेहद ऊंची थी। उनके निर्णय को सभी वू कबीले वू इमॉर्टल्स ने समर्थन दिया था। हालांकि हम अपने वू कबीले पर उल्लंघन के मामले को इतनी आसानी से नहीं सुलझा सकते। हालांकि हम अपने क्षेत्रों का विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन हमें मुआवजे के रूप में संसाधन मिलेंगे, वू योंग ने जारी रखा। उसकी आवाज में युद्ध के इरादे की झलक थी। वू जेन का उत्साह तुरंत बढ़ गया। पहला सर्वोच्च बुजुर्ग बुद्धिमान होता है। ... पश्चिमी रेगिस्तान तांग कबीले का मुख्यालय। स्वर्गीय न्यायालय की शक्ति वास्तव में भयावह है। तांग कबीले का दूसरा सर्वोच्च बुजुर्ग चिंतित था। तांग कबीले के पहले सर्वोच्च बुजुर्ग ने उदासीनता से उसकी ओर देखा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि दूसरा क्यों आया था। पहले जब उन्होंने फेंग युआन के समूह के साथ सहयोग पर चर्चा की, तो दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने इसका विरोध किया था। अब जब हेवनली कोर्ट द्वारा स्पेक्ट्रल सोल पर कब्जा करने की खबर प्रचारित की गई, तांग कबीले के गू इमॉर्टल्स को भारी दबाव महसूस हुआ। क्या स्वर्गीय न्यायालय हमें छाया संप्रदाय के साथ सहयोग करने के लिए जवाबदेह ठहराएगा? दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने आह भरी। तो क्या हुआ अगर वे ऐसा करते हैं? तो क्या हुआ अगर वे नहीं करते? पहले परम बुजुर्ग मुस्कुराए। दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़कर इधर उधर घूमते हुए कहा, अगर वे हमें दोष नहीं देते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत खुशी की बात है, और हम छाया संप्रदाय के साथ सहयोग करना जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर वे हमें जवाबदेह ठहराते हैं, तो हमारा तांग कबीला पश्चिमी रेगिस्तान की एक सुपर ताकत है। हम हेवनली कोर्ट का विरोध करने के लिए अन्य कुलों के साथ सहयोग कर सकते हैं। बेशक हमें सख्ती से रहस्य रखना चाहिए और कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा उनके पक्ष में औचित्य के साथ हेवनली कोर्ट ऐसा कर सकता है। हमसे पूछताछ करें जबकि हमारा कबीला सुदृढ़ीकरण की तलाश करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा अगर वह काम नहीं करता है, तो हम कबीले के लिए केवल तांग फेंग मिंग और तांग लेनके का त्याग कर सकते हैं। पहले सर्वोच्च बुजुर्ग हंसे। हाँ, देखो, तुम पहले से ही जानते हो कि स्थिति से कैसे निपटना है, तो तुम किस बात से घबरा रहे हो? ओह, पहले सर्वोच्च बुजुर्ग ने अपनी हंसी रोकी और गंभीर स्वर में कहा, यदि तांग कबीला उठना चाहता है, तो हमें ऐसे जोखिम उठाने होंगे। धन और भाग्य खतरे में पाए जाते हैं। अगर हम चोर स्वर्ग दानव आदरणीय के सपनों के दायरे को नहीं समझ सकते हैं, तो क्या हम इस महान अवसर के लायक होंगे? जहां तक तांग फेंग मिंग और तांग लेनके का सवाल है, वे पहले से ही जानते हैं, कबीले के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा सम्मान है। दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने आह भरी। पहला सर्वोच्च बुजुर्ग बुद्धिमान है। रिवरेंट पागलपन अध्याय 1439 झाओ लियान यून का आरोहण। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1439 झाओ लियान यू का स्वर्गारोहण। हा, बड़े फेंग युआन, आप वापस आ गए। लैंग या भूमि की आत्मा खुले दिल से हेनरी फेंग की ओर चलते हुए दिल से हंसी। फेंग युआन ने भी हंसते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर लौट आया हूँ। मेरा दिल वास्तव में बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करता है।
दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया, उनका रवैया बेहद गर्मजोशी भरा था। बुजुर्ग फेंग युआन, आपके नाम ने अब पूरी दुनिया को हिला दिया है, बधाई हो। हेनरी फेंग के प्रति लैंग हाभूमि की भावना की नजर पहले से बिल्कुल अलग थी। फेंग युआन के पास अब रैंक 8 की युद्ध शक्ति थी, यह उसकी अपनी युद्ध शक्ति थी, और लैंग हाभूमि की भावना के लिए उस पर भारी ध्यान देने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा फेंग युआन हेवनली कोर्ट के पीछा से बच गया था और सुरक्षित रूप से लैंगहा संप्रदाय में लौट आया था। युद्ध की यह उपलब्धि अगर प्रचारित हुई तो दुनिया हिल जाएगी। लैंग हाभूमि की भावना के दृष्टिकोण से वह स्वाभाविक रूप से ये देखने के लिए इच्छुक था कि फेंग युआन को नंबर 1 मानव शक्ति हेवनली कोर्ट के प्रति अपूरणीय नफरत है। जितना अधिक युआन फेंग का शिकार किया जाता, वह उतना ही अधिक खुश होता होना, क्योंकि वह एक बालों वाला आदमी था और उसका जुनून बालों वाले लोगों को दुनिया का शासक बनाने का था। स्वाभाविक रूप से लैंग या संप्रदाय की सुरक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। अगर उसे यकीन नहीं होता कि फेंग युआन साफ था और उसने हेवनली कोर्ट को ट्रैक करने के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा होता, तो लैंग या भूमि की भावना इतनी स्वागत करने वाली नहीं होती। बुजुर्ग फेंग युआन, अब आपकी क्या योजनाएं हैं? लैंग हाभूमि की आत्मा ने चलते समय पूछा। फेंग युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट रूप से कहा, स्थिति अब काफी खतरनाक है, मैं कुछ समय के लिए आराम करने और पुनर्संगठित होने का इरादा रखता हूँ। मुझे पहले से ही स्पेक्ट्रल सोल की सच्ची विरासत में मिली है और मैं छाया संप्रदाय का नया नेता बन गया हूँ। जब तक मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं अपनी खेती और ताकत लगातार बढ़ा सकता हूँ। स्वर्गीय न्यायालय अब मेरी जांच करने में सक्षम नहीं है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो यह वास्तव में खतरनाक था। मैं भाग्यशाली था कि मुझे पहला सर्वोच्च बुजुर्ग मिला, मेरा समर्थन कर रहे हैं। लैंग या भूमि की आत्मा को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, वह केवल जोर से हंस सका। उन्होंने स्वाभाविक रूप से फेंग युआन का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया और केवल उनके द्वारा निर्धारित संप्रदाय के नियमों के अनुसार फू को परिष्कृत करने में मदद की। यदि उसने ऐसा किया होता, तो उसने पहले ही हेनरी फेंग की सहायता के लिए बालों वाले आदमी गु इमोर्टल्स को भेज दिया होता। चलते चलते दोनों में बातचीत हुई। रास्ते में उन्होंने कई बालों वाले आदमी गु मास्टर्स को देखा जो सम्मानपूर्वक उनकी ओर झुके। लैंग या संप्रदाय का विकास भी तेजी से हो रहा था। जब से लैंग हाभूमि की भावना ने विकास की रणनीति को बदल दिया, 3 महाद्वीपों के बालों वाले आदमी युद्ध को बढ़ावा दिया, कई उत्कृष्ट बालों वाले आदमी फू मास्टर्स का उदय हुआ। इन बालों वाले पुरुष संभ्रांत लोगों को चुना गया और उन्हें आगे की खेती में मार्गदर्शन करने के लिए क्लाउड कवर महाद्वीप में रहने के लिए लाया गया। लैंग हा संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों के भित्ति चित्र क्लाउड कवर महाद्वीप के प्रत्येक क्लाउड शहर में थे, और फेंग युआन से संबंधित क्लाउड सिटी बहुत ऊंची थी और उसकी एक विशाल मूर्ति थी। इस प्रकार ये फू मास्टर्स सभी फू अमर बुजुर्गों से परिचित थे। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद फेंग युआन ने लैंग या भूमि की भावना को विदाई दी। दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक बातचीत की थी। लैंग भूमि की आत्मा निश्चित रूप से स्पेक्ट्रल सोल की वास्तविक विरासत में बेहद रुचि रखती थी, जबकि फेंग युआन इमोर्टल गु को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए लैंगहा संप्रदाय की शक्ति का उपयोग करना चाहता था। फेंग युआन के पास शोधन पथ में कुछ क्षमता थी, लेकिन लैंग या संप्रदाय के मुकाबले वह तुलना में फीका था। दोनों पक्षों ने कई समझौते स्थापित किए। लैंग या भूमि की भावना संतुष्टि में चली गई। फेंग युआन गु रिफाइनमेंट हॉल में गए और 6th हेयर देखा, तो ये दूसरा सर्वोच्च बुजुर्ग था। आपको न पाने के लिए खेद है। छठा बाल मुस्कुराया। वह मुरझाया हुआ, निस्तेज और दयनीय स्थिति में दिख रहा था। जब उन्होंने फेंग युआन को देखा, तो उनकी आंखों के माध्यम से जटिल भाव दिखाए गए। वहां खुशी थी, भावनाओं का ज्वार था, अकेलापन था और आहें थी। जीवन की घटनाएं रहस्यमयी बातें थी। इससे पहले 6th हेयर फेंग युआन की मृत्यु की कामना कर रहा था। अब फेंग युआन शैडो संप्रदाय का नेता बन गया था और स्पेक्ट्रल सोल के मुख्य निकाय को बचाने की एकमात्र आशा भी थी।
चूंकि फेंग युआन ने यंग वूशी के जीवन की रक्षा की और हेवनली कोर्ट के साथ उसकी अपूरणीय दुश्मनी थी, सिक्स्थ हेयर ने भी फेंग युआन की स्थिति को स्वीकार करने का फैसला किया। छठे बाल प्रभु संप्रदाय के नेता को सम्मान देते हैं, कृपया मुझे पूर्ण सम्मान न दे पाने के लिए क्षमा करें। छठे बाल ने अपनी आवाज प्रसारित की। ये लैंग हा धन्य भूमि थी, लैंग हा भूमि की आत्मा हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। ये सिर्फ सती शिष्टाचार है, मैं इन बातों पर कैसे ध्यान दे सकता हूँ। फेंग युआन ने अपनी आवाज में कहा, अमरगु को परिष्कृत करके मेरी मदद करने के आपके प्रयास के लिए मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देने की जरूरत है। हेवनली कोर्ट मेरा कट्टर दुश्मन है। एक दिन आएगा जब मैं हेवनली कोर्ट पर आक्रमण करूंगा और स्पेक्ट्रल सोल के मुख्य शरीर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूंगा। छठे बाल ने सिर हिलाया। जब वह आगे बढ़ने के लिए मुड़ा तो उसकी आंखों के सामने एक उज्जवल चमक चमक रही थी। कृपया इस तरफ। दरअसल वह जानते थे कि हेनरी फेंग की बातों में कोई आश्वासन नहीं था। यदि फेंग युआन अपना वचन तोड़ना चाहता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी और न ही कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इंसान को जीने के लिए उन्हें आशा की जरूरत थी, भले ही ये उम्मीद नामात्र की थी। इसके अलावा सिक्स्थ हेयर को पता था कि यदि फेंग युआन को शेष शैडो सेक्ट गु इमॉर्टल्स के आधार पर भर्ती नहीं किया गया था तो वे हेवनली कोर्ट के मैच नहीं बन पाएंगे और जल्द ही मिटा दिए जाएंगे। हेवनली कोर्ट को कोई कदम उठाने की जरूरत भी नहीं होगी। लाभ हासिल करने के लिए फेंग युआन शैडो संप्रदाय की शेष ताकतों के खिलाफ कदम उठाने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क पहले से ही था भविष्य की स्थिति की भविष्यवाणी की और इसलिए शेष छाया संप्रदाय बलों को संरक्षित करने और आशा बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरे छाया संप्रदाय को फेंग युआन को सौंप दिया। फेंग युआन को पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की मंशा पता थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया और ऐसा करने में वह काफी खुश था। फेंग युआन ने सिक्स्थ हेयर का अनुसरण किया और एक शोधन पथ अमर संरचना के सामने पहुंचने से पहले कुछ दूरी तक चला। वहां आग की लपटें तो भड़क रही थी, लेकिन उनसे बेहद ठंडी हवा निकल रही थी। अत्यधिक ठंड ने जल्द ही हेनरी फेंग की भौहों और उसके बालों के सिरों को ठंड की परत से ढक दिया। भगवान संप्रदाय नेता शुद्ध आत्मा अमर फू का शोधन पहले ही अपने महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है, लेकिन मैं इस चरण में कई बार असफल हुआ हूँ। मेरी किस्मत आपसे कमजोर है संप्रदाय नेता, आप इन अंतिम कुछ चरणों को पूरा करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। छठे बाल ने अपनी आवाज प्रसारित की। फिर उन्होंने गु परिशोधन के चरणों के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया, साथ ही उनमें से कई प्रमुख बिंदु, अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि भी बताई। हेनरी फेंग ने ध्यान से सुना, एक भी शब्द नहीं छोड़ा। शुद्ध आत्मा अमर फू उनकी अगली साधना योजना की महत्वपूर्ण कुंजी थी। लगभग उसी समय बहुत दूर मध्य महाद्वीप के स्पिरिट एफिनिटी हाउस में शीर्ष रैंक 5 की महिला गु मास्टर को अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण का सामना करना पड़ा। इस समय उसने लड़ाकू कवच पहन रखा था, उसकी त्वचा साफ गोरी थी और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। ध्यान केंद्रित करते समय उसकी धनुषाकार भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। आप शुरू कर सकते हैं। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के ज्ञान पद गु इमोर्टल जू हाओ ने बात की। उनके पक्ष में एक अमर महिला थी, वह जू हाओ की पत्नी ली जून यंग थी। झाओ लियान युन ने अपना सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली जैसे ही उसने अपना अमर आरोहण शुरू किया। उसके रैंक 5 शिखर चरण एपचर में आदिमसार भयंकर लहरों की तरह उछला और आसपास की एपचर दीवारों से टकराया। जल्द ही एपचर की दीवारों पर दरारें दिखाई देने लगी। दरारें बढ़ने के बाद एक निराकार स्वर्गीय शक्ति ने झाओ लियान यू के शरीर को धीरे धीरे उठाना शुरू कर दिया। जब वह जमीन से 10 फीट ऊपर उठी तो झाओ लियान यून रुक गया। वर्तमान में झाओ लियान यून की आंखें बंद थीं, उसकी पूरी एकाग्रता उसके छिद्र में मौलिक सार को नियंत्रित करने पर थी ताकि छिद्र की दीवारों पर जमकर प्रहार किया जा सके। वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि जैसे जैसे उसकी छिद्रित दीवारों पर दरारें बढ़ती गईं, उसकी आभा और अधिक घनी होती गई और उसने पहले ही QE की 2 विशाल तरंगों को आकर्षित कर लिया था।
स्वर क्यूई उमड़ पड़ी, आसमान में काले बादल छा गए और गड़गड़ाहट शुरू हो गई। विशाल पृथ्वी क्यूई के कारण जमीन हिल गई और धूल उड़ गई। स्वर क्यूई और पृथ्वी क्यूई की तीव्रता बढ़ रही थी। अचानक झाओ लियान यून का एपर्चर पूरी तरह से खंडित होने पर एक तेज ध्वनि गूंज उठी। तुरंत उसके शरीर से एक अत्यंत सघन मानवची बाहर निकल गई। स्वर क्यूई, पृथ्वी क्यूई और मानव क्यूई परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करने लगे और जल्द ही एक साथ इकट्ठे हो गए, जिससे एक विशाल क्यूई क्षेत्र बन गया जिसने झाओ लियान यून को कवर किया। आपको दृढ़ रहना होगा, ली जून यंग बुदबुदाया। झाओ लियान यून को गु इमोर्टल पर चढ़ने में मदद करना केवल स्पिरिट एफिनिटी हाउस का काम नहीं था, इससे भी अधिक ये संप्रदाय में उनके और उनके पति जू हाओ के लाभों से संबंधित था। जू हाओ और ली जून यंग फैंग विरोधी गुट से संबंधित थे, जो फैंग जियुगे के गुट के साथ नहीं मिल पा रहे थे, और झाओ लियान यून फैंग विरोधी गुट में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जू हाओ गंभीर और सतर्क थे। झाओ लियान यू का आरोहण दूसरों से अलग था। चूंकि उसमें दैवीय छिपाव था, इसलिए उसका अनुमान नहीं लगाया जा सका और विपत्तियां और क्लेश उस पर नहीं आ सके। ऐसा अमर स्वर्गारोहण इतिहास में अभूतपूर्व था। यहाँ तक कि चोर स्वर्ग दानव आदरणीय ने फू अमर बनने के बाद ही दिव्य छिपाव का पहला संस्करण बनाया था। जैसे जू हाओ बेहद सावधान था, झाओ लियान यू की स्थिति पर पूरा ध्यान देता था, अगर कुछ भी गलत होता तो वह तुरंत मदद करता। हालांकि इस समय जू हाओ की मदद करने की तीव्र इच्छा होने के बावजूद वह ऐसा करने में असमर्थ था। 3 क्यूई एकत्र हुए। झाओ लियान यून को व्यक्तिगत रूप से इसकी सम्मिलन प्रक्रिया को नियंत्रित करना था, बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। अमर स्वर्गारोहण से पहले झाओ लियान यून ने बड़ी मात्रा में तैयारी और अभ्यास किया था। गु इमॉर्टल्स के प्रशिक्षण और निर्देश के साथ वह अमर स्वर्गारोहण की पूरी प्रक्रिया से बेहद परिचित थी। 3 क्यूई द्वारा निर्मित क्यूई क्षेत्र तेजी से छोटा होता गया। ये एक अच्छा बदलाव था। इससे पता चला कि झाओ लियान यून सफलतापूर्वक संघनित हो रहा था। 3 क्यूई थोड़ी देर के बाद तीनों अत्यधिक हद तक सिकुड़ गए थे। झाओ लियान यून ने अपनी आंखें खोली और चिल्लाए और अपने महत्वपूर्ण गु को 3 क्यूई के केंद्र में भेजा। गड़गड़ाहट के समान एक बड़ी ध्वनि गूंज उठी। एक पल के लिए झाओ लियान यून पूरी तरह से चकित हो गई, उसकी निगाहें शून्य हो गई। लेकिन अगले ही पल वह होश में आ गई और तुरंत अपने छिद्र को देखने लगी। अब कोई एपर्चर नहीं था, उसके स्थान पर एक अमर एपर्चर था। रैंक 6 अमर एपर्चर। मैं कामयाब हुआ। झाओ लियान यून अत्यधिक खुशी से रो पड़े। रिवरेंट पागलपन अध्याय 1440 महान स्वप्न अमर आदरणीय फेंग जिन हुआंग। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1440 महान स्वप्न अमर आदरणीय फेंग जिन हुआंग। उत्तरी मैदान लैंगहा धन्य भूमि गु शोधन हॉल। शोधन पथ गु गठन धीरे धीरे संचालित हुआ। भयानक नीली ठंडी आग पहले ही हिमखंड में बदल चुकी थी। हेनरी फैंग अमर गठन के परिशोधन पथ के किनारे पर खड़ा था और उसने अपने हाथ उठाए, अपनी हथेलियों को हिमखंड पर करीब से दबाया। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसने अपना लगभग सारा ध्यान गु शोधन में लगा दिया। उसके शरीर में सभी प्रकार के गु कृमि आभा में उतार चढ़ाव होता था। नश्वर गु के साथ साथ अमर गु की आभा भी थी। वह बड़ी मात्रा में शोधन पथ विधियों के साथ साथ घातक चालों का उपयोग कर रहा था। हेनरी फैंग के प्रयास के तहत नीली ठंडी आग अभी भी हिमखंड के अंदर चुपचाप जल रही थी। गु सामग्री को आग द्वारा लगातार परिष्कृत किया जाता था, उनकी अशुद्धियां हटा दी जाती थी, केवल शुद्धतम सार ही पीछे रह जाता था। एक अमर गु भ्रूण धीरे धीरे बनने लगा था। साइड में खड़ा छठा बाल प्रसन्न दृष्टि से देख रहा था। यह प्रगति उनके पिछले रिकॉर्ड को पहले ही पार कर चुकी थी। ये स्वाभाविक रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि फेंग युआन की शोधन पथ की प्राप्ति छठे बाल से अधिक थी, बल्कि भाग्य के कारण थी। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण था शोधन पथ विधि। ये सोचने के लिए कि हमारे संप्रदाय के पास सुदूर पुरातन युग के महान विशेषज्ञ बेई लुओ के परिशोधन पथ की विरासत थी। छठे बाल ने अंदर ही अंदर आह भरी।
बेई लुओ एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति थे। वह रैंक 8 शोधन पद गु इमोर्टल थे और वह बर्फ शोधन विधि में सबसे विशिष्ट थे। अब तक भी उनकी बर्फ शोधन विशेषज्ञता उस स्तर पर थी जहां बाद की पीढ़ियां केवल देख सकती थी। अभी फेंग युआन बेई लुओ की बर्फ शोधन हत्यारी चाल का उपयोग कर रहा था। इस प्रकार वह आसानी से सिक्स्थ हेयर की पिछली प्रगति को पार कर सकता था और शुद्ध आत्मा इमोर्टल गु को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से केवल एक कदम दूर था। भले ही सिक्स्थ हेयर एक विभाजित आत्मा और छाया संप्रदाय का सदस्य था, उस समय छाया संप्रदाय ने उसे लैंगहा की धन्य भूमि में रखने के लिए आत्मा प्रतिस्थापन का उपयोग किया था और उसे खेती के संबंध में बहुत सारी यादें नहीं दी थी, क्योंकि एक बार जब ये यादें एक सीमा से अधिक हो गईं, तो खेती करते समय यह आसानी से कुछ खामियां प्रकट कर सकती है। और लैंगहा धन्य भूमि में लैंगहा भूमि की आत्मा लगभग सर्वज्ञ थी, धन्य भूमि के किसी भी हिस्से में हर छोटे परिवर्तन का निरीक्षण करने में सक्षम थी। अब जबकि फेंग युआन छाया संप्रदाय के नेता बन गए थे और छाया संप्रदाय की सभी विरासतें प्राप्त कर ली थी, उनकी गु खेती की नींव विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी। ये वृद्धि धरती हिला देने वाली कही जा सकती है। यहाँ तक कि खुद हेनरी फेंग भी इससे थोड़ा चकित महसूस कर रहे थे। यदि हेनरी फेंग की नींव पहले एक झील की तरह थी, तो छाया संप्रदाय की विरासत प्राप्त करने के बाद यह अब एक महासागर की तरह थी। यहाँ तक कि लैंगहा संप्रदाय की नींव भी छाया संप्रदाय से नीचे थी। लैंगहा संप्रदाय बहुत पहले स्थापित किया गया था, लेकिन इसे केवल 8वें गु अमर लंबे बालों वाले पूर्वज द्वारा बनाया गया था, जबकि छाया संप्रदाय के संस्थापक स्पेक्ट्रल सोल दानव आदरणीय थे, जिन्होंने दुनिया भर में अनगिनत प्राणियों का नरसंहार किया था। इसलिए जब फेंग युआन ने शुद्ध आत्मा अमर फू के गु शोधन चरणों को समझा, तो उन्होंने अपने दिमाग में विरासत की बड़ी मात्रा में से सबसे उपयुक्त शोधन विधि का चयन किया, बेई लुओ बर्फ शोधन विधि। अच्छा, अमर गु भ्रूण का अधिकांश भाग पहले ही बन चुका है, सफलता बहुत करीब है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिक्स्थ हेयर तेजी से उत्साहित होता गया। उसकी नजर एक बार फिर फेंग युआन पर गई। यह आदमी, सिक्स्थ हेयर की आंखें एक जटिल दृष्टि से चमक उठी। परिशोधन पथ में उनके पास एक ठोस आधार है और इसमें पर्याप्त प्रतिभा भी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बर्फ शोधन विधि उन्हें बहुत उपयुक्त लगती है। छठे बाल ने मन ही मन सोचा। हजारों शोधन पथ विधियां थी, आग शोधन, बर्फ शोधन, समूह शोधन, समय शोधन इत्यादि। कुछ लोग अग्नि शोधन विधियों के लिए उपयुक्त थे, जबकि कुछ जल शोधन विधियों के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त थे। फेंग युआन ने यह भी पाया कि बर्फ शोधन विधि उसके लिए बहुत उपयुक्त थी। लगता है मुझे अपने खाली समय में बर्फ शोधन विधि का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह रक्त शोधन से भी अधिक मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल है। सोचते समय हेनरी फेंग ने एक अमर हत्यारे की चाल की तैयारी करते हुए अपने फू कीड़े जुटाए। उसके अमर छिद्र में पहले से ही बड़ी संख्या में असंख्य स्व क्लोन मौजूद थे। जब वह गु को परिष्कृत कर रहा था, ये क्लोन उसे हत्यारी चाल स्थापित करने में मदद कर रहे थे। जब यह अमर हत्यारा चाल सक्रिय हो गई, तो हेनरी फेंग ने तुरंत अपने पूरे शरीर में गर्मी फैलती हुई महसूस की और बाहर से आने वाली हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक का विरोध किया। हिमखंड से लगातार तीव्र ठंडक फैलती रहती है। ये बर्फ शोधन विधि का एक नुकसान था। गु इमोर्टल्स को ठंडक का विरोध करते हुए गु को परिष्कृत करना पड़ा। यदि असंख्य स्वयं को उन्नत नहीं किया गया होता, तो हेनरी फेंग के लिए कई पहलुओं से निपटना काफी कठिन होता। लेकिन नए असंख्य स्वयं के साथ वह इस कठिनाई को आसानी से पार करने में सक्षम था। जैसे ही फेंग युआन गु को परिष्कृत करना जारी रख रहा था, मध्य महाद्वीप में बहुत दूर फेंग जिनहुआंग एक पर्वत शिखर पर चढ़ गया था। सुबह हो चुकी थी और आसमान में अभी भी कुछ अंधेरा था और कुछ तारे बिखरे हुए थे। जब फेंग जिनहुआंग ने दूर तक देखा तो उसकी सांसें थम गईं, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भर गया। गु इमोर्टल माता पिता के संरक्षण में पली बड़ी होने के कारण पहले उसे दुख का स्वाद नहीं पता था। हालांकि अब उसने असफलताओं का स्वाद चखा था और जीवन की कठिनाइयों का अनुभव किया था।
विशेष रूप से हाल के दिनों में जब झाओ लियान यू अपने अमर आरोहण में सफल हुई। इससे स्पिरिट एफिनिटी हाउस में फैंग विरोधी गुट की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और पश्चिमी रेगिस्तान में फैंग जियुगे के दूर होने के कारण फेरी बाई किंग अकेले इससे निपटने में असमर्थ थी, जिससे जू हाओ के समूह को बहुत अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। इन घटनाओं से फैंग जिनहुआंग को कठिनाइयों और कड़वाहट का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनकी नजर में संप्रदाय पूरी तरह से बदल गया था। सांस, वह एक चट्टान पर बैठ गई और आहें भरने लगी। वह झाओ लियान यून के बारे में सोचने लगी। ये लड़की पीछे से आए और फैंग जिनहुआंग से उसका लक्ष्य छीन लिया। स्पिरिट एफिनिटी हाउस की परी की स्थिति। अब वह अपने अमर आरोहण में सफल हो गई थी और अब नश्वर लोगों से अलग थी। झाओ लियान यून का उससे भीख मांगने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में स्पष्ट था। झाओ लियान यून एक अलौकिक दानव है, फैंग युआन भी एक अन्य संसार का दानव है। मैं हमेशा अन्य संसार के दानवों से क्यों हार रहा हूँ? फैंग जिनहुआंग के विचार भटक रहे थे। वह अविस्मरणीय दृश्य उसके मन की गहराइयों से उभर रहा था। ये डांगहुन पर्वत की चोटी पर था जब उसने पहली बार फैंग युआन को देखा था। फैंग जिनहुआंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और इन दृश्यों और यादों को दबा दिया। इस बारे में सोचने से क्या फायदा? फैंग जिनहुआंग, आपको कड़ी मेहनत करते रहने की जरूरत है। आपको और अधिक प्रयास करने, फू अमर बनने और पिता और माँ की मदद करने की जरूरत है। फैंग जिनहुआंग ने अपने विचार एकत्र किए और अपने सबसे हालिया स्वप्न क्षेत्र के अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करना शुरू किया। वह शोधन पथ के महान विशेषज्ञ बेई लुओ का स्वप्न क्षेत्र था। इस स्वप्न के दायरे को पार करने के बाद मेरा शोधन मार्ग पहले ही महान ग्रैंडमास्टर तक पहुंच चुका है। सीनियर बेई लुओ बर्फ शोधन में सबसे कुशल थे, आइए इसे आजमाएं। फैंग जिनहुआंग ने अपनी बाहें फैलाई। उसकी 10 उंगलियां लयबद्ध और तेजी से हिली, जिससे धुंधली छवियों की कई परतें बन गईं। ठंडी हवा का एक झोंका तुरंत उसके हाथ के चारों ओर घूम गया और अधिक तेज हो गया। फैंग जिनहुआंग एक परिष्कृत पथ के महान ग्रैंड मास्टर थे। इतनी उत्कृष्ट उपलब्धि के स्तर के साथ एक गु कीड़ा जल्द ही ठंडी हवा से बाहर आ गया। यह एक बर्फ पथ रैंक 3 नश्वर फू था। ये फैंग जिनहुआंग के कंधे तक उड़ गया और वहां स्थिर बैठ गया। इसके बाद दूसरा और तीसरा गु कीड़ा उड़ गया। इसके अलावा उनकी रैंक धीरे धीरे रैंक 3 से रैंक 4 और 5 पर चढ़ रही थी। फैंग जिनहुआंग की अभिव्यक्ति से खुशी का पता चला। उसकी आंखें धीरे धीरे चमक रही थी और उसकी उंगलियों की गति और भी तेज हो गई थी। लेकिन अगले ही पल ठंडी हवा में अचानक विस्फोट हो गया। गुशोधन विफल हो गया और फैंग जिनहुआंग को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। धत्तेरी की, फैंग जिनहुआंग का दिल डूब गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने आने वाले दर्द को सहने के लिए अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दांत भींच लिए। लेकिन कुछ न हुआ। क्या चल रहा है? फैंग जिनहुआंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपने सामने एक लंबे आदमी को देखा जिसका एक हाथ उसकी आंखों के सामने फैला हुआ था। वह ठंडी हवा जो फट गई थी अब वास्तव में उसके हाथ में एक बर्फ के गोले में संघनित हो गई थी। वह आदमी वास्तव में लंबा था। फैंग जिनहुआंग का सिर केवल उसके घुटनों से ऊपर था। उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उनकी मुद्रा भव्य और शक्तिशाली थी। उनकी निगाहों में ज्ञान और जीवन के उतार चढ़ाव मौजूद थे। जिस चीज ने फैंग जिनहुआंग का ध्यान आकर्षित किया वह उसके माथे पर मूंगा जैसे ड्रैगन सींगों की जुड़ी थी। वरिष्ठ, आप हैं। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। फैंग जिनहुआंग जल्दी से झुक गए। लंबा आदमी मुस्कुराया। अनगिनत शोधन पथ विधियां हैं, बर्फ शोधन हालांकि आपको सूट नहीं करता है, फैंग जिनहुआंग। आपका स्वभाव सक्रिय और उज्ज्वल है, इसलिए आप धातु शोधन और अग्नि शोधन के लिए अधिक उपयुक्त हैं। जहां तक बर्फ शोधन का सवाल है, जो लोग इसमें कुशल हैं, वे आमतौर पर धैर्यवान और लगातार स्वभाव वाले होते हैं। फिर लंबे आदमी ने हल्के से अपनी मुट्ठी भींच ली, जिससे उसकी हथेली में बर्फ का गोला नष्ट हो गया। फैंग जिनहुआंग ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। वह इस ठंडी हवा की ताकत से गहराई से वाकिफ थी।
यह एक साधारण रैंक 5 गू मास्टर को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। सीनियर, आप फू अमर हैं। आप मेरे माता पिता को जानते हैं। फेंग जिनहुआंग कई फू इमॉर्टल्स के संपर्क में आई थी, इसलिए उन्हें असहज महसूस नहीं हुआ। आम तौर पर कहें तो वे फू इमॉर्टल्स उसके लिए काफी सुखद थे, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वे फेंग जियुगी की महान प्रतिष्ठा की प्रशंसा करते थे। निश्चित रूप से, लंबे आदमी ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारे माता पिता को जानता हूँ, लेकिन अभी मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए? फेंग जिनहुआंग आश्चर्यचकित थे। वास्तव में? लंबे व्यक्ति ने जारी रखा। ओह फेंग जिनहुआंग, भविष्य में आप महान स्वप्न अमर आदरणीय बन जाएंगे। आपका स्वर्गीय न्यायालय में शामिल होना और इस युग का नेतृत्व करना, दुनिया को आश्चर्यचकित करना और फू इमॉर्टल्स के शिखर पर गर्व से खड़ा होना तय है। मैं हेवनली कोर्ट का फू इमॉर्टल ड्यूक लॉन्ग हूँ। मैं आपको अपने शिष्य के रूप में लेने के लिए यहाँ आया हूँ, आपको रैंक 9 के आदरणीय के भव्य सिंहासन तक ले जाने के लिए। क्या? फेंग जिनहुआंग का मुंह खुला रह गया जब उसने उस लंबे आदमी को अचंभे में देखा। ड्यूक लॉन्ग फेंग जिनहुआंग को देखकर मुस्कुराए। उनकी अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण और मिलनसार थी। हालांकि फेंग जिनहुआंग ने इस महान चरित्र, जिसने स्पेक्ट्रल सोल को हराया था, के प्रति, मुझे लगता है कि यह आदमी एक घोटालेबाज है, की नजर थी। वह ड्यूक लॉन्ग को नहीं पहचानती थी। ड्यूक लॉन्ग की उपस्थिति 10 महान प्राचीन संप्रदायों के गू इमॉर्टल्स से परिचित थी, लेकिन फेंग जिनहुआंग एक नश्वर थे और इस ज्ञान तक उनकी कोई पहुंच नहीं थी। अमर और नश्वर 2 अलग अलग दुनियाओं में थे। अंकल, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल से केवल 10 लोग थे जो गू वेनेरेबल बने? मैं ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनेरेबल के बारे में भविष्यवाणी जानता हूं, लेकिन मैं संभवतः वह ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनेरेबल कैसे बन सकता हूं? फेंग जिनहुआंग ने पूछा। खुद पर संदेह मत करो। ड्यूक लॉन्ग मुस्कुराए। आप भविष्य के महान स्वप्न अमर आदरणीय हैं। जब आप युवा थे तो एक स्वप्न पथ अमर गू ने आपको चुना था, ये संकेत था। आपका जीवन चमकदार उपलब्धियों के साथ सुचारू रूप से चलना चाहिए था। अफसोस की बात है कि कुछ बाधाएं सामने आईं। वे अलौकिक राक्षस जो भाग्य से बंधे नहीं हैं, उन्होंने आपकी आकस्मिक मुठभेड़ों को चुरा लिया। फू इमॉर्टल धन्य भूमि की तरह और स्पिरिट एफिनिटी हाउस की वर्तमान पीढ़ी की परी की स्थिति भी, लेकिन इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। अमर फू का भाग्य 10 वर्षों में पूरी तरह से बहाल हो जाएगा। आप निश्चित रूप से महान स्वप्न अमर आदरणीय बन जाएंगे, क्योंकि यह सब भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित है। ये कहते समय ड्यूक लॉन्ग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी निगाहें बेहद दृढ़ थी, जैसे वह बिल्कुल सच कह रहा हो। इस दुनिया में कोई भी चीज इस सच्चाई को हिला या बदल नहीं सकती। फेंग जिनहुआंग भी उसकी बातों से प्रभावित हुई। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, कुछ भी कहने में असमर्थ हो गई। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।